पूर्वग्रह नियंत्रण की युक्तियाँ। कारण या स्रोत को जाना पूर्वग्रह नियंत्रण के लिए प्रथम चरण होगा। अतः पूर्वग्रह नियंत्रण की युक्तियाँ तब अधिक प्रभावी होंगी जब उनका प्रयास होगा। पूर्वग्रहों के अधिगम अवसरों को कम करना। ब ऐसी अभिवृत्तियों को परिवर्तित करना। स अंतःसमूह पर आधारित संकुचित सामाजिक अनन्यता के महत्व को कम करना। तथा द पूर्वग्रह के शिकार लोगों में स्वतः साधक भविष्योक्ति की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। इन लक्ष्यों को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा एवं सूचना के प्रसार के द्वारा विशिष्ट लक्ष्य समूह से संबद्ध रूढ़ धारणाओं को संशोधित करना एवं प्रबल अंतःसमूह अभिनति की समस्या से निपटना। अंतःसमूह संपर्क को बढ़ाना, प्रत्यक्षण संप्रेषण समूहों के मध्य अविश्वास को दूर करने तथा बाह्य समूह के सकारात्मक गुणों को खोज करने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि ये युक्तियां तभी सफल होती हैं जब दो समूह प्रतियोगी संदर्भ के स्थान पर एक सहयोगी संदर्भ में मिलते हैं। समूहों के मध्य घनिष्ठ अंतःक्रिया को एक दूसरे के समझने या जानने में सहायता करती है। दोनों समूह शक्ति या प्रतिष्ठा में भिन्न नहीं होते। समूह अनन्यता की जगह व्यक्तिगत अनन्यता को विशिष्टता प्रदान करना अर्थात दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन के आधार पर के रूप में अंत एवं बाह्य दोनों ही समूह के महत्व को बलहीन करना। सामाजिक अनन्यता एवं अंतःसमूह द्वंद्व के बारे में विस्तार से वितरण अगले अध्याय सामाजिक प्रभाव और समूह प्रक्रम में प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक संज्ञान। संज्ञान उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सूचना को प्राप्त करने और उनके प्रक्रमण करने से जुड़े हैं। इस विचार को सामाजिक संस्थान से जोड़कर देखें तो सामाजिक संज्ञान सोशल कॉग्निशन उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सामाजिक वस्तुओं से संबंध सूचना को प्राप्त करने और उनका प्रक्रमण करने से जुड़े हैं। इनमें वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जो सामाजिक व्यवहार को समझने, उनकी व्याख्या एवं विवेचना करने में सहायक होती हैं। सामाजिक वस्तुओं विशेष रूप से व्यक्तियों, समूहों, लोगों, संबंधों, सामाजिक मुद्दे इत्यादि से संबंधित सूचनाओं का प्रक्रमण भौतिक वस्तु से संबंध सूचनाओं के प्रक्रमण से भिन्न होता है। जैसे ही संज्ञानात्मक प्रक्रम प्रारंभ होता है, सामाजिक वस्तु के रूप में लोग स्वयं को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्यापक जो विद्यार्थी को विद्यालय में देखता है और उसके बारे में ऐसे निष्कर्ष निकाल सकता है जो उसकी माता द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सर्वथा भिन्न हो सकता है। जो उसे घर के परिवेश में देखती है, विद्यार्थी अपने व्यवहार में अंतर प्रदर्शित कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कौन देख रहा है, एक अध्यापक या एक माता। सामाजिक संज्ञान मानसिक इकाइयों जिन्हें स्कीमा अनुवृत्ति योजना कहते हैं के द्वारा निर्देशित होते हैं। स्कीमा या अनुवृत्ति योजनाएं एवं रूढ़ धारणाएं। एक स्कीमा या अनुवृत्ति योजना को एक ऐसी मानसिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु के बारे में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा, नियमों का समूह या दिशा निर्देश प्रदान करती है। अनुवृत्ति योजना स्कीमा या स्कीमेटा हमारी स्मृति में संग्रहित मौलिक इकाइयों तथा ये सूचना प्रक्रमण के लिए आशुलिपि की तरह कार्य करती है। फलस्वरूप संज्ञान के लिए वांछित समय एवं मानसिक प्रयास की मांग को कम कर देती है। सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में मौलिक इकाइयाँ सामाजिक स्कीमा होती हैं। कुछ अभिवृत्तियाँ सामाजिक स्कीमा के रूप में कार्य कर सकती हैं। हम अनेक स्कीमा का उपयोग करते हैं और विश्लेषण एवं उदाहरण के द्वारा उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अधिकांश स्कीमा संवर्ग या वर्ग के रूप में होती है। ये स्कीमा जो संवर्ग के रूप में कार्य करती है उन्हें आदि रूप प्रोटोटाइप कहा जाता है, जो किसी वस्तु को पूर्णपेण परिभाषित करने में सहायक संपूर्ण विशेषताओं या गुणों के समुच्चय या सेट होते हैं। सामाजिक संज्ञान में वैसे संवर्ग आधारित स्कीमा जो लोगों के समूह से संबद्ध होते हैं उन्हें रूढ़ धारणाएं कहते हैं। ये संवर्ग आधारित स्कीमा होते हैं जो अति सामान्यीकृत, प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित ना हो सकने वाले, एक अपवाद का अवसर नहीं प्रदान करने वाले होते हैं। मान लीजिए कि आपको एक समूह जी को परिभाषित करना है। यदि आप इस समूह के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते तो उनसे अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं की तो बहुत हद तक संभव है कि आप जी समूह के प्रतिनिधि या विशिष्ट सदस्य के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करेंगे। इस सूचना के साथ ही आप अपनी पसंद एवं नापसंद को जोड़ेंगे। यदि आपने समूह जी के बारे में सकारात्मक बातों को सुना तो आपका संपूर्ण समूह के बारे में सामाजिक स्कीमा अधिक सकारात्मक होगा, ना कि नकारात्मक। दूसरी ओर यदि आपने समूह जी के बारे में अधिकांश नकारात्मक बातें सुनी तो आपका सामाजिक स्कीमा एक नकारात्मक धारणा के रूप में होगा। जो निष्कर्ष आपने निकाले वे तार्किक चिंतन या प्रत्यक्ष अनुभव के परिणाम नहीं है, बल्कि वे एक विशिष्ट समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार पर आधारित होते हैं। अगली बार जब आप वास्तव में समूह जी के सदस्य से मिलते तो आपका इस व्यक्ति के प्रति व्यवहार एवं छवि आपकी रूढ़ धारणा से प्रभावित होगी। यह पहले कही जा चुका है कि रूढ़ धारणाएं विशिष्ट समूह के प्रति पूर्वाग्रह एवं अभिनति विकसित करने के लिए उर्वर भूमि प्रदान करती है, परंतु पूर्वाग्रह बिना रूढ़ धारणा के भी विकसित हो सकते हैं।
छवि निर्माण तथा गुणारोपण के द्वारा दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करना। प्रत्येक सामाजिक अंतःक्रिया का प्रारंभ हमसे मिलने वाले व्यक्तियों के बारे में एक छवि बनाने से होता है। लोकप्रिय हस्तियां एवं नौकरी के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले आवेदक इससे अच्छे उदाहरण हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि दूसरों के प्रति एक अच्छी छवि बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को जानने समझने की प्रक्रिया के रूप में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: छवि निर्माण, गुणारोपण। वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे प्रत्यक्षकर्ता परसीवर कहते हैं। वह व्यक्ति जिसके बारे में छवि बनाई जाती है उसे लक्ष्य टारगेट कहा जाता है। प्रत्यक्षकर्ता लक्ष्य के गुणों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है या दी गई सूचना के प्रति अनुक्रिया करता है, सूचनाओं को संगठित करता है और तथा लक्ष्य के बारे में निष्कर्ष निकालता है। गुणारोपण में प्रत्यक्षकर्ता इससे आगे बढ़ता है और व्याख्या करता है कि क्यों लक्ष्य ने किसी विशिष्ट प्रकार से व्यवहार किया। लक्ष्य के व्यवहार के लिए कारण देना गुणारोपण का मुख्य तत्व है। प्रायः प्रत्यक्षकर्ता लक्ष्य के बारे में केवल एक छवि का निर्माण करता है, परंतु यदि परिस्थिति की मांग होती है तो वह लक्ष्य के लिए गुणारोपण भी कर सकता है। छवि निर्माण एवं गुणारोपण निम्नलिखित से प्रभावित होते हैं: प्रत्यक्षकर्ता को उपलब्ध सूचनाओं की प्रकृति, प्रत्यक्षकर्ता के सामाजिक स्कीमा रूढ़ धारणाओं सहित प्रत्यक्षकर्ता की व्यक्तित्व विशेषताएं तथा परिस्थिति जन्य कारक। छवि निर्माण में निम्नलिखित पक्ष पाए जाते हैं। छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 उप प्रक्रियाएं होती हैं: चयन, संगठन, अनुमान। हम लक्ष्य प्रति व्यक्ति में सूचनाओं की कुछ इकाइयों को ध्यान रखते हैं। चयन में संगठन, चयनित सूचना एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से जोड़ी जाती है। अनुमान, इस बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि लक्ष्य किस प्रकार के होते हैं। छवि निर्माण के विशिष्ट गुण अन्य शील गुणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होते हैं। जिस क्रम या अनुक्रम में सूचना प्रस्तुत की जाती है वह छवि निर्माण को प्रभावित करती है। बहुधा पहले प्रस्तुत क्रियाकलाप है प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रभाव अंत में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना से प्रबल होता है। इसे प्रथम प्रभाव, प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। प्रथम छवि टिकाऊ छवि होती है। यदि प्रत्यक्षकर्ता को केवल प्रथम सूचना पर नहीं बल्कि सभी सूचनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा जाए तब भी वे जो सूचनाएं अंत में आती हैं उनका अधिक प्रबल प्रभाव होता है। यह आसान्यता प्रभाव, रिसेंसी इफेक्ट के बारे में जाना जाता है। हम लोगों से यह सोचने की एक प्रवृत्ति होती है कि एक लक्ष्य व्यक्ति जिसमें सकारात्मक गुणों का एक समुच्चय है उसमें इस प्रकार समुच्चय से जुड़े विशिष्ट सकारात्मक गुण होने चाहिए। यदि परिवेश प्रभाव हेलो इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति सुव्यवस्थित और समयनिष्ठ है तो हम लोगों में यह सोचने की संभावना है कि उस व्यक्ति को परिश्रमी भी होना चाहिए। कारणों का गुणारोपण, छवि बनाने के बाद प्रायः हम व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को बताने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जैसा कि गुणारोपण में किए गए शोध बताते हैं। यह भी एक व्यवस्थित या क्रमबद्ध प्रक्रिया है। गुणारोपण के निम्नलिखित पक्ष पाए जाते हैं: जब व्यक्ति के व्यवहार के लिए कारण देते हैं तो हम कारणों को मुख्य रूप से आंतरिक इंटरनल वह व्यक्ति के अंदर होते हैं या बाह्य एक्सटर्नल वह व्यक्ति के बाहर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम व्यक्ति आ को दूसरे व्यक्ति ब को धक्का मारते हुए देखते हैं तो प्रेक्षक के रूप में हम धक्का मारने के व्यवहार की व्याख्या यह कहकर दे सकते हैं कि अ ब को धक्का मारता है क्योंकि अ एक उग्र मिजाज व्यक्ति है जो एक आंतरिक व्यक्तित्व संबंधित कारण है, या अ ब को धक्का मारता है क्योंकि ब ने गंदे या अप्रिय तरीके से व्यवहार किया जो एक बाह्य परिस्थितिजन्य कारक है। जब व्यक्ति सफलता या असफलता के लिए गुणारोपण करते हैं तो उनके लिए दिए गए कारणों को आंतरिक या बाह्य कारकों में विभक्त किया जा सकता है तथा स्थायी एवं अस्थायी कारकों के रूप में भी। बर्नार्ड वाइनर ने एक वर्गीकरण सुझाव दिया जिसे चित्र 6.4 में प्रदर्शित किया गया है। स्थायी कारक उन कारणों को इंगित करते हैं जो समय के साथ बदलते नहीं, जबकि अस्थायी कारक वे हैं जो परिवर्तित होते हैं। गुणारोपण करने में लोगों में आंतरिक या प्रवृत्तिपरक कारकों की बाह्य या परिस्थितिजन्य कारकों की अपेक्षा अधिक महत्व देने की एक समग्र प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे मूल गुणारोपण त्रुटि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है। यह प्रवृत्ति कुछ संस्कृतियों में अन्य की तुलना में अधिक प्रबल है। उदाहरणार्थ, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय लोग अमेरिकी लोगों की तुलना में बाह्य परिस्थितिजन्य गुणारोपण करने की ओर अधिक प्रवृत्त होते हैं। सफलता के लिए किए गए गुणारोपण एवं असफलता के लिए किए गए गुणारोपण में अंतर होता है। आमतौर पर लोग सफलता के लिए गुणारोपण आंतरिक कारकों पर करते हैं जैसे उनकी योग्यता या कठोर परिश्रम। वे असफलता का गुणारोपण बाह्य कारकों पर जैसे बुरे भाग्य, कार्य की कठिनता आदि पर करते हैं। कारणात्मक कारकों का वाइनर का वर्गीकरण: आंतरिक कारक, बाह्य कारक, योग्यता, प्रयास, कठोर भाग्य, कार्य की विशेषताएं, स्थायी कारक, अस्थायी कारक। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के सकारात्मक
सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभवों के लिए किए जाने वाले गुणारोपण कर्ता भूमिका तथा दूसरे व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभवों के लिए किए जाने वाले गुणारोपण प्रेक्षक भूमिका के मध्य भी अंतर पाया जाता है। इसे कर्ता प्रेक्षक प्रभाव एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आप स्वयं एक परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करते हैं तो आप इसका गुणारोपण स्वयं की योग्यता या कठोर परिश्रम पर करेंगे। कर्ता भूमिका एक सकारात्मक अनुभव के लिए आंतरिक गुणारोपण, यदि आप खराब अंक पाते हैं तो आप कहेंगे कि यह इसलिए हुआ क्योंकि आप दुर्भाग्यशाली थे या परीक्षा बहुत कठिन थी। कर्ता भूमिका एक नकारात्मक अनुभव के लिए बाह्य गुणारोपण, दूसरी ओर यदि आपका एक सहपाठी इस परीक्षा में अच्छे अंक पाता है तो आप उसकी सफलता को उसके अच्छे भाग या सरल परीक्षा पर आरोपित करेंगे। प्रेक्षक भूमिका एक सकारात्मक अनुभव के लिए बाह्य गुणारोपण, यदि वही सहपाठी खराब अंक पाता है तो आपके यह कहने की संभावना है कि वह अपनी कम योग्यता या प्रयास की कमी के कारण असफल रहा। प्रेक्षक भूमिका एक नकारात्मक अनुभव के लिए आंतरिक गुणारोपण करता तथा प्रेक्षक भूमिकाओं में अंतर का मूल कारण है। लोग दूसरों की तुलना में अपनी एक अच्छी छवि चाहते हैं। अभी तक इस अध्याय में हम लोगों ने सामाजिक व्यवहार के संज्ञानात्मक या चिंतन संबंध पहलुओं को रेखांकित किया। आइए अब हम वास्तविक व्यवहार जिनका बाहर से प्रेक्षण किया जाता है के पक्षों को देखें।